गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत बच्चों। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं आप एक अपना नया लेक्चर जो लेकर आऊंगा वो फिजिक्स की ऑप्टिक्स यूनिट पर बेस्ड होगा। और साथ में मैंने आपको बताया था कि जो साइंस का पोर्शन रहेगा बच्चों, उसमें 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस करने होंगे पेपर में वो बिल्कुल एक्यूरेट करने होंगे। एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत अटेम्प्ट नहीं करना। ये काम तभी पॉसिबल हो पाएगा बच्चों जब हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो मैं लेक्चर आप लोगों को करवाऊंगा, थ्योरी पोर्शन हो चाहे वो या पीवाईक्यू हो या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, वो आप लोगों ने साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते रहना है। और वर्डिंग जो रहेगी बच्चों वो आपकी अपनी रहने वाली है, वो वर्डिंग आपकी अपने रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारा फर्स्ट यूनिट रहने वाला है उसका नाम है ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स यूनिट में जो चैप्टर होंगे बच्चों, दो चैप्टर रहने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो रे ऑप्टिक्स का रहने वाला है। इसके साथ साथ जो दूसरा चैप्टर है बच्चों वो वेव ऑप्टिक्स का है। जो यूपीएससी है बच्चों, एनडीए के एग्जाम में मैक्सिमम पोर्शन जो कवर कर रही है साइंस के लिए वो रे ऑप्टिक्स में से कर रही है, मैक्सिमम पोर्शन। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़नी ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मैक्सिमम जो जोर देंगे अपना रे ऑप्टिक्स पर देंगे। वेव ऑप्टिक्स में से हम सिर्फ वो पोर्शन करेंगे जो पिछले पीवाईक्यू पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं या कभी आए होंगे। उनका थ्योरी पोर्शन भी हम अच्छे से करेंगे, इसके साथ साथ हम उनके पीवाईक्यूज तो अच्छे से कर ही डालेंगे। तो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ना है बच्चों? रे ऑप्टिक्स में जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है सबसे पहला लाइट रेस के बारे में पढ़ना है कि जो लाइट होती है वो बिहेव करती है एज अ रे का। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं आपके एनडीए एग्जाम के लिए वो रहने वाला है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, इसके साथ साथ रिफ्रैक्शन। और लेंसेज और मिरर के बारे में हम इनके टाइप्स, इनसे किस तरह की इमेज बनेगी, इनका किस तरह से किस तरह का प्रतिबिंब बनाने वाली है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा लाइट रे का रहेगा। तो अगर रे ऑप्टिक्स में बात करें या वेव ऑप्टिक्स में बात करें तो मैं ये फर्क बता देता हूं आपको कि डिफरेंस क्या है बच्चों। डिफरेंस इसमें यह है बच्चों कि जो रे ऑप्टिक्स होती है इसमें हम लाइट को एज अ रे एज्यूम करके चलते हैं कि जो लाइट है वो एक रे की फॉर्म में चल रही है। मतलब जो लाइट है एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट रेक्टिलिनियर पाथ जो है वो ट्रेवल कर रही है। और वेव में क्या अज्यूम करके चलते हैं? वेव में हम अज्यूम करते हैं कि जो लाइट रे होती है हमारी बच्चों वो एक वेव की फॉर्म में चल रही होगी, इस तरह से। तो जैसे जैसे हम कंसेप्ट आगे पढ़ते रहेंगे तो ये हमें क्लियर होता चला जाएगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं आगे। रे ऑप्टिक्स, सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट करेंगे, ये चैप्टर पूरा करेंगे, उसके बाद इसके पीवाई करेंगे वे ऑप्टिक्स के। तो बच्चों अगर बात करें सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है बच्चों लाइट। अगर बच्चों बात करें लाइट की कि लाइट होती क्या है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है।
लाइट क्या चीज है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर डेफिनेशन से बात करें, लाइट क्या चीज होती है बच्चों? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that allow humans eye to see or visible the objects। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? लाइट का मीनिंग क्या हुआ? इसकी डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ? या क्या लिखा है देखो, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि जो लाइट होती है बच्चों, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करती है ह्यूमंस आई को इस चीज के लिए हेल्प करती है कि वो बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो है उसको देख सके। तो लाइट आपको पता ही है, जैसा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना, अगर आप जैसे अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, अपने रूम में बैठकर देख रहे होंगे, मान लो वहां पर लाइट ही ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तो क्या आप आसपास जो आपके चेयर टेबल वगैरह ये सब पड़े होंगे, क्या आप उनको देख सकते हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो लाइट क्या कर रही है बच्चों? जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सबको देखने के लिए आप लोगों की क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। ठीक है, तो यहां पर जैसा लिखा, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट अलोज द ह्यूमन आई टू सी और विजिबल द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो यहां पर जो ये वर्ड यूज किया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बच्चों को इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज क्यों हो रहा है, क्यों ये वर्ड यूज किया जा रहा है लाइट के लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक मतलब तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यों लाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो इस चीज को मैं भी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं जल्दी। भी मैं इसकी प्रॉपर्टीज जब करूंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्यों बोला गया, ऐसा क्यों है कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जा रहा है। बहुत अच्छे से मैं इसको आपको फील भी करवाऊंगा कि ऐसा क्यों बोला गया है इसको। क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। तो प्रॉपर्टीज में बात करें बच्चों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है लाइट की, वो ये है कि जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड, तो लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों, अगर वैक्यूम में बात की जाए, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, ये बच्चों रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों कम है ना, मीटर में है तो कम ही नजर आ रही है शायद हमें। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर में बात हो रही है तो हमें लगता है कि मीटर में है तो कम ही होगी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। देखो 3 × 10⁸ मतलब 3 के साथ कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 3 के साथ 8 जीरो ना, 3 के साथ 8 जीरो मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर 1 सेकेंड में। किलोमीटर में बात करें तो 1000 से डिवाइड देना होगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा इसको। मींस इसमें से 3 जीरो क्या होंगी? हट जाएंगी। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये बन गया बच्चों 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड। तो जो लाइट की स्पीड है वो कितनी रहती है बच्चों? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है हमारे पास लाइट। क्लियर? तो इसमें एक पीवाईक्यू भी बना था अभी पिछले कुछ सालों में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है हमेशा कि जो लाइट होती है वो सन से अर्थ तक आने में, सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है? तो न्यूमेरिकल आप लोगों ने किस तरह से करना है, देखो आप लोगों को क्वेश्चन क्या होगा, आपको ये बोला जाएगा, सुनो ध्यान से बच्चों, फिर से वापस क्वेश्चन ये होगा कि सन से अर्थ तक आने में, सन से अर्थ तक आने में जो लाइट है वो कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है? तो आप लोगों को स्पीड पता है, सन से अर्थ तक आने में स्पीड आपको पता है बच्चों, अगर किलोमीटर में बात करूं तो ये रहने वाली है
स्पीड की बात करें तो ये रहेगी 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 8 जो था वो मीटर में था, अगर किलोमीटर में बात करूंगा तो क्या आएगा 10⁵ ठीक है। डिस्टेंस जो है बच्चों किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में, तो ये रहने वाला है बच्चों 145, नियरली 145 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आप लोगों को पता है, स्पीड आप लोगों को पता है, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं बच्चों, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का सभी को पता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, जिसको नहीं भी पता तो एक बार वो देख ले यहां पर। स्पीड इज इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर टाइम निकालेंगे तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा टाइम का, स्पीड इस तरफ टाइम इस तरफ, तो क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप लोगों को डिस्टेंस पता ही है, स्पीड ये रही, आपको भी मैंने गिवन बताई है इसमें। तो किलोमीटर में क्यों ली, देखो क्योंकि जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो कितना है, किलोमीटर में बात हुई है यहां पर। इसलिए यहां पर मैंने इसको लाइट की जो स्पीड है उसे मीटर में ना लेता हुआ मैंने उसे किसमें ले लिया बच्चों, किलोमीटर में ही लिया। तो जो टाइम होगा बच्चों वो अप्रोक्स होगा 8 आवर्स 8 मिनट, जो टाइम आएगा सॉरी वो आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स का। तो सन से अर्थ तक आने में जो लाइट होती है बच्चों वो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेती है। आप कैलकुलेशन करना, अप्रोक्स इतना ही आ जाएगा आपके पास। एक्यूरेट क्यों नहीं आएगा, अगर इतना ही एग्जैक्ट क्यों नहीं आएगा, उसका कारण ये है, ये स्पीड जो थी बच्चों किस मीडियम में ली थी हमने, वैक्यूम मीडियम में। तो सन से अर्थ तक सभी जगह वैक्यूम है नहीं ना, क्या है, एयर है बीच में, कहीं डस्ट पार्टिकल्स हैं, कहीं पर एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, गैसेस हैं, कहीं पर वैक्यूम भी है। तो हर बार स्पीड क्या है, हर बार मीडियम क्या होता जा रहा है, चेंज। तो इसलिए जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल आपकी न्यूमेरिकल्स में नहीं आने वाली इस पोर्शन में। तो आपने अप्रोक्स याद रखना है कि जो टाइम होता है लाइट को सन से अर्थ तक आने में अप्रोक्स कितना लग जाता है बच्चों, 1 मिनट 20 सेकेंड। तो एक क्वेश्चन और भी बना था इसमें PYQ का, वो बताता हूं मैं आपको। अब अगर मैं बात करूं कि स्पीड आपको पता लगी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी बताई मैंने अभी आपको, कितनी कितनी कितनी, कमेंट्स करेंगे सभी बच्चे, कितनी थी स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट थी आपके पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही अगर किलोमीटर में लिखूं तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं बच्चों 1 ईयर की, एक साल में कितना चलेगी लाइट, एक साल में, एक सेकंड में कितना चल रही किलोमीटर में, 3 इंटू 10⁵ लगभग 3 लाख किलोमीटर। ये भी लगभग है, अप्रोक्स है ये, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड वैक्यूम में। तो अगर मैं बात करूं एक साल में कितना चलेगी बच्चों एक साल में, तो कैलकुलेट करके आप मुझे इसका कमेंट जरूर बताएंगे कि कितनी एक साल में कितनी चलने वाली है। तो ये अप्रोक्स रहने वाली है बच्चों 9.5 इंटू 10⁻12, अप्रोक्स इतने किलोमीटर चलते हैं एक साल में, 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो लाइव सेशन होता तो मैं आपसे साथ साथ कमेंट में बात करता। तो जल्दी मैं मिलूंगा आपको अपनी लाइव सेशन के साथ भी, तो वहां पे फिर कमेंट्स में पूछा करूंगा मैं आपसे कि इसका आंसर क्या होगा, ये सब क्या रहने वाला है। तो अभी तो फिलहाल मैं बता ही देता हूं आप लोगों को, बट आप कमेंट जरूर कर दिया करें मेरी वीडियो पर, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे, मैं अभी आपको अच्छे से तैयारी करवाता रहूं और आप भी अच्छे से अपनी सफलता की ओर बढ़ते जाएं। तो 1 ईयर में अप्रोक्स जो लाइट है वो 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर चलती है। इसको बोला जाता है एक साल में चली इतना, है ना। तो इसको बोला, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बच्चों उसको बोल दिया गया लाइट ईयर। लाइट की इस प्रॉपर्टी के कारण, इतना चलने के कारण, एक साल में इतना डिस्टेंस कवर करने के कारण लाइट ईयर को यूनिट ही रख लिया गया
लाइट ईयर को यूनिट ही रख लिया गया बहुत ज्यादा लंबे लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, बहुत ज्यादा दूरी मेजर करने के लिए, तो हमने यूनिट ही रख लिया किसको, लाइट। लाइट इज अ लाइट ईयर क्या चीज है, एक यूनिट है किस चीज के लिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो पीवाई क्यू हमारे इस पे आया था लास्ट ईयर, कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर तो नहीं, कुछ टाइम पहले जो पीवाई क्यू था एनडीए का वो ये था कि लाइट ईयर का मीनिंग क्या है, और दूसरा लाइट ईयर किस लिए यूज होती है, लाइट ईयर किस लिए यूज होती है। तो उसमें कुछ एक ऑप्शन दिए हुए थे, यूनिवर्स को मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए, या लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस को। तो उसमें आंसर क्या था बच्चों, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सेम ही क्वेश्चंस में आपको इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में और साथ के साथ टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है चैनल का, डिफेंस जोन का, इसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने मुझे उसको सोल्व करने कमेंट में जरूर आंसर बताने हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई, स्पीड ऑफ लाइट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, नो मीडियम रिक्वायर्ड। अब ये मीडियम कौन सा है भाई, इंग्लिश हिंदी वाला मीडियम तो नहीं है ये, तो ये मीडियम है कौन सा, मीडियम का मतलब होता है बच्चों कि जो एयर हो गया, ठीक है, एयर मीडियम हो गया, वाटर है, ये भी एक मीडियम है आपके पास, ग्लास है, ये सब क्या है आपके पास, एक एक मीडियम, सभी क्या है, मीडियम है ये। तो लाइट की अगर बात करें बच्चों, तो लाइट को किसी तरह का कोई भी मीडियम नहीं चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल यही है कि सन से लाइट आई अर्थ तक, बीच में कई तरह का मीडियम था, वो वैक्यूम भी था, वैक्यूम हालांकि कोई मीडियम नहीं है, क्लियर, वो वैक्यूम भी था, एयर मीडियम भी था, ठीक है, बीच में डस्ट पार्टिकल्स भी थे, गैसियस भी थे, ठीक है, मॉइस्चर भी था बीच में। तो जो लाइट होती है बच्चों, इसको किसी भी तरह का कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तीसरी बात, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की, इसमें से पीवाईक्यू आता है हमेशा। जो लाइट होती है बच्चों, वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। जो लाइट होती है अपने पास ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ये ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब हुआ, तो अभी मैंने जैसे आपसे बात करी थी कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसकी भी बात यहां पर क्लियर करने वाले कि लाइट जो है कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ईएम, ईएम लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ईएम रेडिएशन। तो ईएम रेडिएशन, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा क्यों बोला गया, तो मैं यहां बात करने वाला हूं। देखो होता क्या है, सुनो ध्यान से। अब जो लाइट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है बच्चों, और दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब दोनों के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, समकोण होता है बिल्कुल। देखिए कैसा होगा, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं लाइट वेव की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे होता है, देखो इसमें ऐसे वेव बनने की बेसिकली इस तरह से। जो ये वेव है बच्चों, वाइब्रेशन है बेसिकली, ये आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह पता ही है। ये जो लाइन होती है ये वाई एक्सिस रहती है, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों ये एक्स एक्सिस होता है। तो जिसमें वेव वाइब्रेट कर रही होगी ये किसके अलोंग होगी, वर्टिकल होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी, ऊपर नीचे वेव वाइब्रेट करती हुई चल रही होगी आगे की तरफ, क्लियर। इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक वेव फील्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखो अब ये क्या मीनिंग हुआ, सुनो ध्यान से। जो ये व्हाइट वाली लाइन है बच्चों, ये वाइब्रेशंस भी शो करी है मैंने किसके अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, मतलब वाई के अलोंग इस तरह से। और जो ये वाली लाइन है ये वाइब्रेशंस है इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ बनाना तो पॉसिबल नहीं है ना, 2D में ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है, बोर्ड के ऊपर ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है कि इस लाइट, इस रे को अगर मैं बनाना चाहूं बाहर की तरफ और ये वाली को पिछली तरफ ऐसे, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये व्हाइट वाली रे है वो इस तरह से चल रही है, ऐसे ऊपर की नीचे से इस तरह से, क्लियर। और जो ये वाली रे है ये ऐसे चल रही है, ऐसे समझा देता हूं मैं, देखो ये जो व्हाइट वाली रे है ये ऐसे चल रही है आपके पास, अगर आपकी तरफ आ रही है ऐसे ऊपर नीचे, और जो ये वाली है बच्चों ये ऐसे हॉरिजॉन्टल।
क्लियर हुई बात? समझो ध्यान से। तो ये व्हाइट वाली जो है बच्चों, सॉरी, ये है अपने पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहां से पीवाईक्यू बनेगा, इसलिए ध्यान से समझ लेना। ये व्हाइट वाली कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? इसके साथ ये वाली कौन सी शो कर रही है बच्चों? ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? समझ आई बात? इसको मैं और अच्छे से आपको शो कर देता हूं। जितने सर मुझे होम पेज चाहिए, इसका होम पेज ये सेव रहेगा। हाँ, मेन होम पेज बाहर का। ठीक है, थैंक यू। और खुलेगा यहीं से ना? कहाँ से खुलेगा लास्ट में? हाँ, ये चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से जो लाइट है बच्चों हमारी ट्रेवल करती है। देखो यहां पे ब्लू वाली जो है किस चीज को शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को। इसके साथ ये रेड वाली जो है बच्चों, ये ऐसी हॉरिजॉन्टल वाली जो बताई थी मैंने आपको। क्लियर? ये जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, देखो यहां पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ। ब्लू वाली को ई से शो कर रहे हैं, ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और बी से देखो, बी मींस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसके साथ साथ एक कहानी और हो रही है यहां पर। क्या कहानी है? देखो आगे की तरफ भी मूव हो रही है, सिर्फ ये नहीं कि वाइब्रेशन हो रही है ऐसे, नहीं, वाइब्रेशंस के साथ साथ क्या बच्चों, आगे की तरफ भी मूव कर रही है ये। क्लियर? तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, थोड़ा सा और मैं इस पे जोर पाऊंगा, आपको सीखो, ताकि इसका क्वेश्चन बनेगा ही हमेशा। सुनो ध्यान से। तो ये जो है मेरे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही थी, एक्स के लोग मूव कर रही थी ऐसे। तो मैंने इस पेन को क्या किया, शो करवा दिया किस चीज से, कि ये जो है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बच्चों। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, कैसे वाइब्रेट कर रहा था इस तरह से, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? इसके साथ साथ डायरेक्शन क्या, प्रोपेगेशन की, मतलब प्रोपेगेशन मतलब किस डायरेक्शन में चल रही है। तो लाइट चल रही थी हमारे आगे की तरफ, इसी तरफ चल रही थी। तो ये अपने पास इस ऐसे बन जाएगा, देखो इस तरह से। क्लियर? ऐसे मैं दिखा देता हूं आपको एक बार कैमरा में। ये वाली वाइब्रेशंस मैग्नेटिक फील्ड वैली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और ऊपर नीचे वाली कौन सी थी बच्चों? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ये वाला जो मार्कर है क्या शो कर रहा है? ये दिखा रहा है कि जो ये डायरेक्शन है बच्चों किस चीज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, मतलब जो लाइट की वो किस तरफ होगी, आगे की तरफ। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बनेगा देखो यहां से, इनके बीच में आपस में एंगल क्या होगा? किसके बीच में एंगल? सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच में आपस में एंगल क्या होगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा? 90 डिग्री। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में क्या होते हैं हमेशा? परपेंडिकुलर। इनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। इस ट्रायंगल नहीं, सॉरी, राइट एंगल होगा सिर्फ। क्लियर? किस किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को किससे लिखेंगे? ई से। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को किससे लिखेंगे? बी से। इसके साथ साथ जो लाइट है मूव करेगी आगे की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है लाइट, उसमें एंगल क्या होगा? देखो किसका एंगल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये, इनके बीच में एंगल क्या नजर आ रहा है आपको? देखो इसके बीच में और इसके बीच में 90 का एंगल। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। क्लियर हो गई बात? ये चले आगे। आगे देखो ये वाला, इसको हटा देते हैं, चलो ये बात क्लियर, इसको हटा देते हैं। उसके बाद ये कौन सा वेक्टर था? ब्लू पेन जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इनके बीच में एंगल क्या हुआ? देखो ऐसे देख लेते हैं, ऐसे ही था ना, वाइब्रेशन इधर हो रही थी, तो मैं ऐसे शो कर देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं ताकि आप इजिली इसको देख सके। तो इसके इन दोनों के बीच में भी आपस में एंगल क्या है बच्चों? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये तो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसके साथ साथ जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों उसके भी क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर बात? तो मीनिंग क्या बना, आप नोट कर लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड magnetic field vector are mutually perpendicular to each other as well as both the vectors are perpendicular to the direction of propagation. क्लियर हो गई बात? चले आगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात, फीलिंग आई इस चीज की? तो नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। देखो तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी थी शायद, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी, कि जो लाइट होती है बच्चों, ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब कईयों को डाउट होने वाला है इस चीज का कि भैया स्ट्रेट लाइन कैसे चलेगी, कैसे स्ट्रेट लाइन चल सकती है सर? अभी तो आप बता रहे हो वेव की फॉर्म में चलेगी, ऐसे ऊपर की ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मैग्नेटिक वाला भी रहेगा ऐसे वाइब्रेट करता हुआ, तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा भाई? ये डाउट रहने वाला है, रहता है, मुझे भी रहता था जब मैं छोटा था, पढ़ता था आपकी तरह ही, 10th 11th 12th में पढ़ता, मुझे भी रहता था डाउट, तो हो सकता है आपको भी हो शायद। तो क्यों ऐसा है, क्यों इस तरह को हम इस तरह से लाइट वेव बन रही है, फिर भी हम उसको कहते जा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है? तो उसका मीनिंग ये होता है बच्चों, ये क्या चीज है देखो, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है इसको? एम्पलीट्यूड। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं ये एम्पलीट्यूड की, ये एम्पलीट्यूड जो होता है लाइट वेव में बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, मतलब इस चीज को अगर मैं कम करूंगा तो होगा क्या, देखो इस तरह से ऐसे ही रहने वाला है। तो ये अप्रोक्स किसकी तरह नजर आ रही, बताओ? एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो इसलिए बोल दिया जाता है बच्चों कि जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये बेसिक 4 प्रॉपर्टी थी, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है पीवाईक्यू का वो ट्रांसवर्स नेचर वाले में से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन की, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तीसरा एक क्वेश्चन जो इसका बेसिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पीड ऑफ लाइट में से बन जाता है। ठीक है, तो जो मैंने स्पीड लिखवाई थी आपको, क्लियर, उसकी थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो शायद आपको भी मैं चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ा दिया जाए। सुनो ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको बताई थी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी बताई? सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर स्पीड ऑफ लाइट तो बताई, लेकिन किस में बताई थी? वैक्यूम में बताई थी। हाँ, तो वैक्यूम में कितनी होती है बच्चों? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये किसमें थी, किसमें थी, किसमें थी? ये थी वैक्यूम में। यही बात हुई थी हमारी, वैक्यूम में बात हुई थी कि जो लाइट की स्पीड होगी वो 3 इंटू 10⁸ होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। यूनिट मतलब भूलना बिल्कुल भी, ठीक है, मेरी तरह यूनिट मत भूलना, मैं भूल गया। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, किसमें? वैक्यूम में। क्लियर? तो ये जो स्पीड है ना बच्चों लाइट की, ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। पर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकती सर? उसका कारण ही है, अब आप खुद सोचो। अगर मैं बात करूं, मीडियम ले लेते हैं, एयर, वाटर मीडियम ले लेते हैं, ग्लास मीडियम ले लेते हैं, लाइट सबसे ज्यादा तेज कहां भागेगी? बताओ बताओ। वैक्यूम की बात कर लो, चाहे कोई इशू नहीं है, 3 मीडियम की बात करते हैं फिलहाल, एयर, वाटर और ग्लास। सबसे ज्यादा तेज कहां भागेगी? अच्छा, आप कहां भागोगे? लाइट को छोड़ो, आप कहां भागोगे अगर दो में बात करें, एयर में या वाटर में? बिल्कुल ग्राउंड है और उसमें भागना है आपने, पहला केस ग्राउंड में भागना है, एयर है, भागना है फुल स्पीड से। दूसरा केस, भाई पानी आया हुआ है ग्राउंड में, भरा हुआ है पानी, अच्छे से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, उसमें भागना है। तो आप आसानी से कहां भागेंगे, एयर में, वाटर में? तो एयर में भाग पाएंगे ना। है कोई ऐसा, शायद होगा, शायद कोई ऐसा भी है ना, कोई कलाकार भी होगा शायद, कोई पानी में भी सबसे ज्यादा तेज भाग ले, हो सकता है। बट मैक्सिमम सारे ही बच्चे क्या होंगे, एयर में ज्यादा अच्छे से भाग सकते हैं, ग्राउंड में, खाली ग्राउंड में भाग सकते हैं। कारण 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 क्या है? क्योंकि वहां पर जो रेजिस्टेंस होगा, जो हमारा अपोज होगा, लॉकडाउन में भागने की बात नहीं मैं कर रहा कि पुलिस खड़ी है तब भागना, नहीं नहीं, खाली ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एयर है, भागना है बस, भागना है ना। तो एयर में क्या होगा बच्चों, जो हमारा अपोज होगा, जो एयर हमारा अपोज करेगी एज कंपेयर टू वाटर, भाई पानी में भागना है, पानी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना हमारा, एयर में अपोज कम होगा, वाटर में अपोज, वाटर में अपोज क्या होने वाला है,
ज्यादा होने वाला है। किसके कंपैरिजन? एयर के कंपैरिजन। क्यों? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि एयर जो है बच्चों, क्या है? एयर एक रेयर मीडियम है, बट वाटर क्या है? बताओ बताओ। डेंसर मीडियम। तो हिंदी वाले बच्चे भी बैठे होंगे मेरे, है ना? हिंदी वाले भी धुरंधर बैठे हैं, तो उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए कि रेयर मीडियम क्या है। रेयर को आप पढ़ते हो बच्चों विरल, ठीक है? विरल मीडियम, माध्यम, सॉरी विरल माध्यम, है ना? और डेंसर को क्या पढ़ते हो आप लोग? सघन मीडियम, है ना? सघन माध्यम। तो जितना ज्यादा मीडियम, सुनो ध्यान से, बात सुनो ध्यान से, जितना ज्यादा मीडियम जो है डेंसर होता जाएगा, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होता जाएगा, सघन होता जाएगा, वहां पर स्पीड क्या होगी? चाहे आपकी हो या लाइट की हो, वो क्या होती जाएगी? धीरे 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 कम होती चली जाएगी। ऐसा ही होगा। तो सेम लाइट के केस में भी ऐसा ही हुआ बच्चों। जब लाइट चल रही थी वैक्यूम में, आप तो वैक्यूम में नहीं चल सकते ना, सिलेंडर उठाना पड़ेगा, सांस तो चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए आप लोगों को। अगर वैक्यूम में बात करूं लाइट की, लाइट तो भाग लेगी, उसे थोड़ी ना सांस लेना है। तो लाइट अगर वैक्यूम में बात करूं, वैक्यूम में क्या होगा? बढ़िया अच्छे से स्पीड से भागेगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में उसका कोई अपोज करने वाला ही नहीं है। एयर में अपोज होगा। किससे ज्यादा? वैक्यूम से ज्यादा एयर में होगा। और वाटर में? वाटर में और ज्यादा होगा सर। किससे ज्यादा? एयर से भी ज्यादा होगा, और वैक्यूम से भी बहुत ज्यादा होगा। किसमें? वाटर में होने वाला। क्यों? क्योंकि वाटर जो है बच्चों वो डेंसर मीडियम है। अच्छा, और ग्लास में? ग्लास में आप तो नहीं भाग पाओगे, लाइट की बात कर रहा हूं। लाइट जो होगी ग्लास में कैसा भागने वाली है? भैया स्लो, क्योंकि ग्लास में क्या होगा? वो और ज्यादा डेंसर हो गया। पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बताइए बताइए बताइए। ग्लास कैसा होता है? सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? सॉलिड होता है। उसमें सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, है ना? जितने ज्यादा पास पास पार्टिकल्स, उतने ज्यादा क्या हो जाएगा? वो डेंसर मीडियम। अच्छा, शहद में भाग लोगे क्या? नहीं, शहद में भी भागना मुश्किल हो जाएगा, पानी से भी ज्यादा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो वाटर में भाग लेंगे ना, ऐसा हो सकता है। कुछ कह रहे हो सर हम तो पानी। अच्छा, शहद भर दो। अगर ग्राउंड में शहद ही शहद कर दिया जाए, सारे में शहद ही शहद, सारे में मीठा ही मीठा पिला दिया जाए, उसमें भागोगे क्या? उसमें तो वाटर से भी ज्यादा मुश्किल। अब भाग के दिखाओ। उसमें तो वाटर से भी ज्यादा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा भागना। तो इसका मतलब मेन जो बात है, वापस बात पे आता हूं मैं, ठीक है? टाइम बचाता हूं आप लोगों का, टाइम बर्बाद होने के बाद टाइम बचाता हूं, चलो आपका। तो बात यह है कहने की कि जितना ज्यादा मीडियम रेयरर होगा, उसके पार्टिकल जितना ज्यादा दूर दूर होंगे, जैसा कि गैस में होता है या वैक्यूम में भी होता है, उतना ज्यादा जो स्पीड होती है लाइट की, वो क्या हो जाती है? आप लोगों की भी, चलो, उतनी ज्यादा क्या हो जाता है? स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर? क्योंकि अपोज करने वाला नहीं होता, ये कारण है उसका, कि अपोज नहीं होगा सर, ये कारण है उसका। क्लियर? तो जो लाइट होती है बच्चों, उसकी जो स्पीड होती है ना, अगर वैक्यूम में बात करूं, चलो डिटेल में पढ़ा लेता हूं थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसका क्वेश्चन पेपर में पीवाईक्यू में आ रखा है, और आपको इसका क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो जो बच्चे सारी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर इसका आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। सुनो ध्यान से। जो लाइट की स्पीड होती है ना बच्चों, उसको सी से लिखा जाता है। लाइट की स्पीड सी से लिखी जाएगी। किसमें? वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में। तो सी जो होता है बराबर होता है 1 में रूट, ये यू, जो यू जैसी जो शेप दिख रही है आपको, जो उन बच्चों ने चलो साइंस पढ़ी है 11 12 में, उनको तो पता ही होगा। बट जो बच्चे अभी 10th साइंस में तो कर क्या है, लेकिन 11 12 में आर्ट्स या कॉमर्स के थे, तो उनको मैं बताना चाहूंगा बच्चों, ये म्यू जो है, ये यू जैसी जो शेप है, इसको बोला जाता है म्यू। नो, ड्यू नहीं, ड्यू नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, म्यू की बात कर रहा हूं मैं, MEW, म्यू। क्लियर? म्यू नोट। इसके साथ साथ ये बड़ा ई, कैपिटल ई दिखने वाली जो शेप है, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। क्या बोला जाएगा इसको? एप्सिलॉन। आगे बात करते हैं, चलो एक नई स्लाइड पर। सुनो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, सुनो ध्यान से। C इज इक्वल टू 1/रूट में क्या था? क्या था बताओ 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 बताओ, क्या था? इससे लिखते हैं, तो स्लाइड तंग कर रही है, सुनो ध्यान से। 1/रूट के अंदर म्यू नोट, साथ में क्या बताया था? ई जैसी शेप, कुछ सर कुछ ई जैसी शेप बताई थी। तो यहां पर जो ये यू जैसी शेप थी बच्चों, ये वाली, इसको बोला जाता है म्यू। यू नहीं, ड्यू भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, म्यू। ठीक है? गर्मी है, आपको कोल्ड ड्रिंक का लग रहा होगा कि सर कोल्ड ड्रिंक के नाम क्यों ले रहे हैं ना, या कोल्ड ड्रिंक की इच्छा हो रही होगी शायद पीने की आपकी, तभी आपको याद आ रही है ड्यू। ड्यू नहीं है, हाँ मेरी भी इच्छा हो रही होगी शायद।
तो ये अपने पास यू जैसी जो शेप है क्या है, ये अपने पास म्यू नोट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर इसके पैरों में जीरो लग गई, एक फुटबॉल बिठा दी उसके पैरों में, तो इसको बोल दिया जाता है म्यू नोट, नोट बोलेंगे इसको, म्यू नोट। और जो ई जैसी शेप दिख रही है बच्चों, जो ये ई जैसी शेप दिख रही है, बेसिकली इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। लिख देता हूं मैं यहां पर साइड में, लिख लेना, नोट बना लेना इसके, एप्सिलॉन। और ये क्या था, म्यू। क्लियर। अब ये यूज किस लिए किए गए, ये म्यू नोट, ये तो सिंबल के नेम थे, बट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर यहां पर मैं बात करूं बच्चों म्यू नोट की, म्यू नोट यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों परमियाबिलिटी। म्यू नोट यहां पर यूज हो रहा है बच्चों परमियाबिलिटी के लिए। और ई जो ई जैसी शेप, अब इसको ई नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन ही बोला करेंगे। तो ये ई जैसी जो शेप नहीं, ये जो एप्सिलॉन जैसी जो शेप है बच्चों, पैरों में फुटबॉल रखेंगे तो नोट बोलेंगे इसको। एप्सिलॉन नोट जो है अपने पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर बच्चों परमिटिविटी। मीनिंग भी बताऊंगा मैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एप्सिलॉन नोट क्या चीज है, ये परमिटिविटी। अब होता क्या है, सुनो, किसकी स्पीड थी भाई, ये स्पीड थी लाइट की। किसमें थी, किसमें थी, वैक्यूम में थी। तो लाइट होती क्या है, लाइट होती क्या है, लाइट एक कैसी वेव थी, बताओ बताओ, वापस फिर से याद हो जाएगा। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, याद आया। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन अपनी तरफ से जितना मुझे पता था, मैंने सारी की सारी नॉलेज आपको देने की कोशिश की थी वैसे। तो यहां आओ, इलेक्ट्रो का मतलब था इलेक्ट्रिक, यस, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और मैग्नेटिक का मीनिंग क्या था यहां पर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात हो रही है, तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बात बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, और ये मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ लिख दूं क्या, शॉर्ट में लिख देता हूं, एमएफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई लाइट किसमें चल रही, चाहे वैक्यूम हो, है ना, वैक्यूम के लिए बात हो रही थी, मीडियम भी हो सकता है। अगर किसी मीडियम में चल रही है या वैक्यूम में भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो अपोज होगा ही। ये नहीं है कि वैक्यूम में कुछ भी अपोज नहीं होगा, भाई वैक्यूम में तो अपोज होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम होगा, बहुत ही ज्यादा कम, ऐसे ना, अपोज तो होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे चल रहा था, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला, है ना, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग वाला, एक्स, है ना, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। हुआ क्या, वैक्यूम के अंदर भी क्या हो रहा है, इसका अपोज हो रहा है। तो वो मीडियम या फिर वो वैक्यूम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे, साइंस की वर्डिंग में बोलते हैं रेजिस्ट करे, रेजिस्टेंस जो है इसका। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज हो रहा, कौन कर रहा, कोई मीडियम, या बीच में जो वैक्यूम के बीच में कुछ पार्टिकल डस्ट वाले हो सकते हैं, तो जितना अपोज हो रहा है उसको बोलते हैं परमिटिविटी। किस चीज का अपोज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, बात क्लियर। जब मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा उसको बोला जाता है परमियाबिलिटी, उसको बोला जाता है परमियाबिलिटी। बात क्लियर हो गई। इनकी वैल्यूज में कांस्टेंट है बच्चों, ये वैक्यूम के लिए इनको कांस्टेंट रखा गया। क्लियर। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की बात करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है फ्री स्पेस। क्लियर। ये नोट भी इसलिए यूज किए थे, जो फुटबॉल्स रखी थी, ये फुटबॉल्स तो अब नहीं बोला इनको, फुटबॉल्स जो नोट रख जीरो बनाई थी, फुटबॉल्स थी, सॉरी। तो ये बेसिकली मैंने वैक्यूम के लिए ही किया था, ठीक है, इनको वैक्यूम के लिए ही किया था। तो अगर मैं म्यू नोट लिख रहा हूं, तो आप समझ जाना बच्चों की परमेबिलिटी किस चीज की है, फॉर वैक्यूम के लिए, मतलब फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट लिखूंगा तो मीनिंग क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए परमेबिलिटी कि मतलब फ्री स्पेस, परमेबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कितना अपोज करेगी। क्लियर। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फ्री स्पेस है, जो वैक्यूम है, वो किस चीज का अपोज करेगी, बताओ। परमिटिविटी वाले में किसका अपोज था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। परमेबिलिटी में किसका था, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई बात। तो परमिटिविटी का मीनिंग ये हुआ कि
इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मीडियम या वो वैक्यूम कितना पोज करेगी। ठीक है, नोट लगाने का बेसिक मतलब मेरा यही होता है कि फ्री स्पेस की बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है। नेक्स्ट टाइम आप भी इसे ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूं बच्चों, तो मी नोट की वैल्यू क्या होती है? मी नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यूनिट भी होते हैं बट आपको यूनिट इसमें यूज नहीं होने, तो वैल्यूज चाहिए बेसिकली न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नोट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 -12 पावर में है ये। ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर? क्लियर हो गई बात? क्लियर? तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा करना, इसके यूनिट जो है वो गूगल पर लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे कि मेरे बच्चे मेरा पूरा लेक्चर देख रहे हैं, और मुझे भी पता रहेगा फिर कि यूनिट लिख के बताएं बच्चों ने। मतलब बच्चे भी इंटरेस्टिंग है, बच्चे भी इस चीज को अपनी तैयारी अच्छे से धूमधाम से कर रहे हैं। धूमधाम से है ना? धूमधाम से ही बोलूंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के टाइप भाई बहुत तरह के हो सकते हैं। सर किसके बेस पे बात कर रहे हैं, है ना? ऑब्जेक्ट्स के टाइप से बहुत हो सकते हैं। लिक्विड वाले ऑब्जेक्ट होंगे भैया, सॉलिड वाले होंगे, चमकीले ऑब्जेक्ट होंगे, मीठे ऑब्जेक्ट, है ना? तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं बेसिस पर। मुझे वो मीठे ऑब्जेक्ट्स वाले की बात नहीं करनी यहाँ पर, ना। मुझे यहाँ पे बात करनी है अपने ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो पहले मैं बात कर लेता हूं बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ, यहां से लिख देता ऑन बेसिस ऑफ, ऐसे लिख देता है ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेस पर? लाइट प्रोड्यूसिंग, लाइट प्रोड्यूसिंग, लाइट प्रोड्यूस करने के बेस पर, है ना, कि जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसके बेस पर ऑब्जेक्ट्स कितनी तरह के हो सकते हैं, बताओ। तो पहला जो टाइप होगा बच्चों वो होगा लुमिनस, लुमिनस, लुमिनस टाइप। लुमिनस का मतलब क्या होता है? लुमिनस मतलब वो सभी ऑब्जेक्ट्स, लुमिनस का मतलब क्या है? वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप, जो खुद क्या कर सकते हैं? लाइट प्रोड्यूस कर सके, जो खुद क्या कर सकते हैं? लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैमरा। अरे नहीं सर, कैमरा कहां लाइट प्रोड्यूस? फ्लैश लाइट खराब है अगर, अरे फ्लैश लाइट के बिना कैमरे की बात कर रहा हूं। कोई रिमोट है, बॉक्स पड़ा है, कोई लुमिनस है क्या? नहीं। फिर कौन कौन से हो सकते हैं लुमिनस? ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हो? नेचुरली बात करो, नेचर में अगर बात करो तो कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? सन, सूरज, सूर्यदेव, ये अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। रीजन भी है ना, पढ़ा हुआ है आपने शायद। चलो नहीं पढ़ा तो आगे मैं से पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को। सन, और कौन हो सकता है बताओ? फायरफ्लाई सुना क्या? फायरफ्लाई सुना क्या? अरे फ्री फायर नहीं है, फायरफ्लाई। जुगनू सुना क्या? जुगनू, हाँ ठीक है। और कौन हो सकता है बच्चों? टॉर्च, बिना सेल वाली नहीं, सेल वाली ऑन होनी चाहिए। ठीक है, टॉर्च जो ऑन स्टेट में अभी है ना, ऑन हो रखी है, तो टॉर्च भी क्या चीज है? लुमिनस है बच्चों। और कौन हो सकता है बताओ? फायर, जलती आग, है ना, जो आपके बीच भर जल रही है कि हमने एनडीए का पेपर करना ही करना है, और आप जरूर कर लोगे, जरूर अच्छे से एनडीए के पेपर कर लोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलो यहां आ जाओ। तो ये सभी कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों? लुमिनस। लुमिनस कौन से थे? क्या बताया? लुमिनस कौन से थे? लुमिनस वो सभी ऑब्जेक्ट्स थे बच्चों जो अपनी लाइट प्रोड्यूस खुद कर सके। उन सबको कौन सा बोला था हमने? लुमिनस ऑब्जेक्ट बोला था। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो सकता है बच्चों? नॉन लुमिनस। अच्छा, कुछ दिक्कत वगैरह आए कुछ साउंड वगैरह में तो आप मुझे, कुछ इसमें लगता है कि कुछ सुधार की जरूरत है बच्चों, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट्स कर देना, क्योंकि लेक्चर जो है रिकॉर्डिंग है, तो ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए, अगली बार मैं उस चीज को थोड़ा सा सुधार कर लूं। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं बच्चों? नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों जिनके पास खुद की रोशनी, रोशनी मतलब लाइट,
कोई और रोशनी की बात नहीं मैं कर रहा। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं बच्चों जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल चेयर, चेयर, आपके मोबाइल का चार्जर, लाइट है क्या उसमें? अरे नहीं, मेरे वाले चार्जर में तो नहीं है। और टेबल हो गया, डोर हो गया, और ऐसे और कई एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो वाले होंगे सभी जिनके पास खुद की लाइट नहीं होने वाली बच्चों, ठीक है। लुमिनस कौन से होंगे? जिनके पास खुद का क्या होगा? रोशनी नहीं, लाइट होगी खुद की, है ना। आगे हम बात करने वाले हैं बच्चों ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस, किस चीज का बेसिस पर? लाइट पास। लाइट पास मतलब जिनमें लाइट पास हो सके, है ना। उन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे यहां पर जिनमें लाइट क्या हो सकेगी? पास हो सकेगी। तो ऐसे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला कौन सा? ओपेक। मीनिंग समझाऊंगा ओपेक होता क्या, एग्जांपल भी दूंगा खूब बढ़िया से। सेकंड ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, कुछ नाम भी अलग सही है ना, कुछ एग्जांपल भी बढ़िया वाले रहने वाले। ट्रांसल्यूसेंट, क्लियर। तीसरा ट्रांसपेरेंट, बंद कर, ट्रांसपेरेंट। अब होगा क्या भाई, सुनो ध्यान से। ओपेक, ओपेक कौन से होंगे? ओपेक वही सब ऑब्जेक्ट होंगे जिनमें से आप आर पार नहीं देख सकते। एलईडी के बैक साइड देखना है, दीवार से पीछे देखना है भाई, पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्या देखना पॉसिबल है क्या? कुछ एक के लिए होगा, है ना। नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम दीवार के बैक साइड देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। तो जो हमारे पास वॉल है बच्चों, वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गई? ओपेक। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें आर पर देखा जा सके, नहीं, जिनमें आर पर देखा ना जा सके, बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें लाइट भी पास नहीं होती। तो लाइट की टर्म में बात करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से जो लाइट है वो पार ना हो सके, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा सके। जैसे आपके पास कार्डबोर्ड है, वॉल है ना, चेयर है, उसमें से या कपड़ा है, उसमें से लाइट क्या होगी? आर पार नहीं जा सके। कपड़ा भी कैसा? मोटे वाला, कॉटन नहीं, उसमें से तो लाइट हो सकता है चली जाए, एक मोटे वाला कपड़ा, है ना। ये सब कैसे होंगे बच्चों? ओपेक। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा भाई? आर पर नहीं देखा जा सकता, इसमें भी नहीं देखा जाएगा। कुछ एक बुक्स कहते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट में आर पर देखा जा सकता है, पार्शली नहीं देखा जा सकता कभी। क्या बटर पेपर में आर पर देख के बताओगे कौन आ रहा है? क्या बटर पेपर में आर पर देखा जा सकता है कि नहीं? बट फिर ट्रांसल्यूसेंट का मीनिंग क्या हुआ? ट्रांसल्यूसेंट का मीनिंग ये होता है बच्चों जिसमें जो लाइट है वो पास होगी, कैसी? पार्शली। पार्शली मतलब 100% नहीं पास होगी, हो सकता है 60% पास हो रही हो सकता है 70% पास हो रही हो सकता है 50% या 30-40% ही पास हो रही हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से सारी की सारी लाइट पास ना हो सके, भाई दी तो बहुत ज्यादा, पार भी थोड़ी सी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है बच्चों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, कौन सा हो सकता है? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हर एक बुक यही दे रही, कौन सा? बटर पेपर। हम भी यही दे देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल तो पूछेगा नहीं ना वो कि कौन सा। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पार्शली पास होगी, सारी पास नहीं होगी, आधी पास होगी या थोड़ी सी पोर्शन पास हो गया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाएगा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। एक में क्या था? जिसमें पार हो ही नहीं रही थी, वुड बोल दे, लकड़ी बोल दे, क्या वुड बोल देते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होंगे भाई जिसमें लाइट अपना 100% देगी। अरे 100% देगी नहीं, पास होगी भाई, ठीक है, 100% पास हो जाए। जैसा कि कौन से हो सकते हैं वो? ग्लास हो सकता है। ग्लास में क्या होता है? सारी की सारी लाइट पास हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एक केसेस में क्या होता है कि 100% इसमें भी नहीं होती, इसमें भी 98% क्या हो जाती है? पास हो जाती है। 98% तो पास हो गई आगे, लेकिन कुछ एक परसेंट वापस क्या हो जाती है? उसी मीडियम में चली जाती है, टकराकर
वापस चली जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को बोल, जिसमें टकराकर वापस जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो भी हमने पढ़ना है इसके बाद। यहां तक क्लियर? मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो ठीक है, ये क्लियर हो गई बातें। नोट करना, नोट कर लो एक बार। स्क्रीनशॉट वाले हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लो भाई। क्लियर? चले आगे। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। आगे हमने बात करनी रिफ्लेक्शन की। आगे हमने बात करनी है बच्चों रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, सुनो ध्यान से, बढ़िया सा समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा ये बिल्कुल बातें। क्लियर? सुनो ध्यान से। आप लोगों के घर पे, सबके घर पे क्या शीशा है? शीशा सभी के घर पर है। अरे हिंदी मीडियम वाले भाई, दर्पण, मिरर। इंग्लिश वालों के लिए तो मिरर है ना, और हिंदी वालों के लिए दर्पण। शीशा सभी के घर है ना। एक बार इसको साफ करके स्ट्रेट बनाते हैं बिल्कुल। ये कहां से आया सर? ऐसे मिरर। अब जो मिरर होता है बच्चों, जो दर्पण होता है बच्चों, उसमें एक साइड क्या होता है? पॉलिश, अरे पेंट किया होता है ना। एक तरफ क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है, और दूसरी तरफ शाइनिंग होता है ना। एक तरफ अगर पेंट कर दिया जाएगा और तो दूसरी तरफ से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा? शाइनिंग नजर आएगा, चमक वाला नजर आएंगे, जिसके सामने आप अपनी चांद जैसी अपनी चांद जैसी शक्ल भी देखा करते हैं। ऐसा ही होता है। तो मिरर इस तरह से ऐसे पड़ा, देखो ये मिरर। कुछ एक बच्चे सोचते हैं यार ये लाइन कैसे मिरर हो सकता है? ऐसे पड़ा बच्चों ये मिरर, इस तरह से। क्लियर? ऐसे पड़ा हुआ। ये वाला पोर्शन हो गया शाइनिंग। इधर वाला कौन सा हो गया? पिछले वाला पॉलिश, जहां पर क्या किया गया? पेंट किया गया। तो वो पेंट वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, उसको हमेशा हम ऐसे लाइन से शो कर देते हैं। इस तरह से लाइन लगा दिया, मतलब वहां पर क्या किया गया? वहां पर पेंट कर दिया गया। तो यहां पर लिख देता हूं पेंट वाला पोर्शन, यहां लिख देता हूं पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, पेंट भी लिख दो चाहे, कोई इशू नहीं है। समझ आना चाहिए आपके अपने नोट्स, समझ आने चाहिए आपको ना। पेंट, ये वाला पोर्शन क्या होगा? पेंट वाला होगा। इधर वाला कैसा होगा? इधर वाला मेरी तरफ जो होगा वो होगा अपने आपके पास शाइनी। ये वाला होगा शाइनी सरफेस, ये वाला चमक वाला होने वाला। क्लियर? अच्छा, जब आपने इसमें अपनी चांद जैसी शक्ल देखनी है, मिरर में, अपनी दर्पण में या मिरर में अपनी चांद जैसी शक्ल देखनी है, तो आप मिरर के पीछे खड़े होंगे या आगे? भैया सामने ही होंगे, इसके आगे खड़े होंगे, तभी दिख पाएगा। क्लियर है ना? तो जब होगा क्या, देखो, जब यहां पर मान लो तो इस पॉइंट पर कोई लाइट फॉल करवानी है, क्लियर, तो समझना इस चीज को ध्यान से बच्चों, बढ़िया से समझना, बढ़िया से ही समझाऊंगा मैं भी भाई। सुनो, ये लाइट की एक, मान लो यहां पर मैंने लेजर लाइट ऑन करी, ऐसे मिरर पड़ा था, मैंने यहां पर लेजर लाइट ऑन करी। होते हैं ना लेजर लाइट, सभी ने खरीदी होगी शायद मेले वगैरह में से, है ना, मैंने भी खरीदी थी छोटे। देखो यहां पर, जब मैंने यहां पर लेजर लाइट ऑन की बच्चों, तो होगा क्या? लेजर लाइट से एक लाइट की रे ऐसे आएगी, यही होगा। जब लेजर लाइट ऑन करूंगा तो लाइट की रे ऐसे आएगी बिल्कुल, और इस पॉइंट पर आकर क्या करेगी? फॉल करेगी। क्लियर है बात? इसके बाद क्या होगा? टकराकर इस तरफ जाएगी, है ना। ऐसे ही बना लेते हैं, चलो। टकराने के बाद हो सकता है इधर जाए, हो सकता है इधर जाए, हो सकता है इधर जाए, हो सकता है, मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो एग्जैक्ट कैसे पता लगाएं? पॉसिबल है, एग्जैक्ट जाएगी कहां? पॉसिबल है, कैसे? सुनो ध्यान से, इसको पहले साफ कर लेता हूं एक बार। सुनो ध्यान से, यहां से लाइट आई, यहां फॉल करी, आपने क्या करना है? जाएगी कहां पे, ये पता लगाने के लिए। अरे ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनने वाला आपके पास, पीवाई की कोई भी आ जाए अच्छे से कर दोगे आप लोग, इसलिए ध्यान से सुनते रहना बच्चों।
कहां जाएगी, सुनो ध्यान से। आपने क्या करना है, इस मिरर का एक नॉर्मल लाइन ले लेनी है, इस पॉइंट के ऊपर, मिरर के इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ले लेनी है। नॉर्मल मतलब इसके ऊपर 90 का कोण, ठीक है, 90 का एंगल बना देना, जिसको आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो बोल देते हैं लंब, है ना, लंब गिरा देना। इसके ऊपर क्या बना देना, एक लंब बना देना। तो इंग्लिश में बात करें अगर हम नॉर्मल लाइन, तो ऐसे में एक नॉर्मल लाइन बना देता हूं, डॉटेड बना देता हूं, क्योंकि इमेजिनेशन है और ये डॉटेड ही बनानी चाहिए हमेशा। खैर आप लोगों को डायग्राम तो इसका प्रॉपर ऐसे आएगा नहीं, क्वेश्चन आएंगे यहां से, तो मीनिंग समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। वैसे रे डायग्राम जो है हमेशा डॉटेड बनाया जाता है, जो लाइन इमेजिनेशन होती है उसको हम डॉटेड बना देते हैं, और ये डॉटेड प्रॉपर डॉटेड ही होनी चाहिए। ये बासमती वाले राइस जो होते हैं बड़े वाले, वैसे ही नहीं बनाने, कुछ एक बच्चे ऐसे बनाते हैं भाई, ऐसे ऐसे बना देते हैं इसको, ऐसे ऐसे नहीं बनानी आप लोगों ने, ठीक है। तो सुनो बात ध्यान से, अभी लाइट इस तरह से फॉल करी थी इस पॉइंट पर, ये क्या था अपने पास, लंब, है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या था, लंब बना दिया, किसके ऊपर, दर्पण के ऊपर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी बच्चों हमने, किसके ऊपर ड्रॉ करी, मिरर के ऊपर, इस पॉइंट पर, क्लियर। तो जो ये एंगल बना अपने पास, जो ये कोण बना अपने पास, दैट इज, इसको क्या लिखते हैं हम, आई, इसको लिखते हैं आई, क्लियर। बोलते क्या है इसको, इस रे को क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा सारा, अच्छे से बताऊंगा, सुनो। तो ये बन गया अपने पास एक एंगल, जिसको बोल दिया मैंने आई। तो करना क्या होगा आप लोगों ने, सुनो, जितना कोण ये वाला, उतना ही कोण इस लंब के साथ, इस नॉर्मल के साथ इस तरफ ड्रॉ कर लेना, क्लियर। इसी तरह ही होता है ये, मुझे मालूम है आप लोगों को ये रे डायग्राम नहीं आना पेपर में, बट ये रे डायग्राम समझ लोगे एक बार, उसके बाद जो पीवाई क्यू न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा वो बेसिकली पीवाई क्यू की बात भी होगी। पीवाई क्यू भी करवाने मुझे, इसलिए मुझे पीवाई क्यू भी याद रह रहे हैं। तो होगा ये, जब न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोग करोगे वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे, आप समझ कर उनको अच्छे से कर पाओगे, इसलिए इसको समझ लो कंसेप्ट को अच्छे से, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये लाइट इस तरफ आई, जितना कोण यहां बना, जितना एंगल ये बना, किस किस के बीच में, इस लाइन के और इस नॉर्मल के बीच में, है ना, ऐसे था, उतना ही आपने यहां बना लेना है, और इस पॉइंट से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जितना कोण ये, उतना ही कोण ये, इसको बोला जाता है आर। कारण है इसका भी बताता हूं, एरो जरूर बना दिया हमने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहां तक बात क्लियर। अब सुनो, जो ये वाली रे आई, क्या ये लाइन थी, नहीं, ये लाइट थी ना, लाइट, लाइट की लाइन तो नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं, लाइट रे। तो ये जो थी बच्चों, ये अपने पास थी, सुनो ध्यान से एक सेकंड, ये जो थी अपने पास, इसको बोला जाता है बच्चों इंसिडेंट रे। इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे। और हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है बच्चों आपतित किरण। अरे हाँ, आपतित किरण बोला जाएगा इसको, क्लियर हो गई बात, समझ आई। और ये जो डॉटेड बनाई थी, क्या बोल रहे थे इसको, हम लंब बोल रहे थे ना, हिंदी में क्या बोल रहे थे, इस दर्पण के ऊपर क्या ड्रॉ कर लिया, क्या गिरा दिया, लंब गिरा दिया, ऐसे बोला जाता था इसको, है ना। तो ये जो थी बेसिकली एक नॉर्मल ड्रॉ करी थी हमने इस मिरर के ऊपर, क्लियर। तो यहां लिख देता हूं इसको, ये हो गई अपने पास नॉर्मल। कि ये नॉर्मल रे है या लाइन, क्या ये लाइट थी, नहीं, ये क्या थी, हमने ड्रॉ करी थी ये, तो ये क्या थी अपने पास, लाइन। तो ये हो गई अपने पास नॉर्मल लाइन। और ये वाली क्या थी, ये थी अपने पास टकराकर आई थी ना ये, इसको बोला जाता है इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। ये भी तो लाइट थी ना, इसलिए रे बोला। जो हमने खुद ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे लाइन, जो लाइट होगी उसको क्या बोला जाएगा, रे। क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे, कौन सा चैप्टर रीड कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, है ना। तो ये थी अपने पास रे, ये वाली कौन सी, इंसिडेंट रे, ये कौन सी बताओ, रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि प्रोसेस जो है बच्चों रिफ्लेक्शन का पढ़ रहे हैं, इसमें लाइट इस तरह से इंसिडेंट करेगी, टकराने के बाद जो ये रे जाएगी इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा इसको। यहां तक बात क्लियर हो गई, चले आगे।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं हिंदी में परावर्तित किरण। बात क्लियर? और ये क्या था अपने पास? नॉर्मल लाइन को क्या बोल रहे थे हम हिंदी में? बताओ बताओ बताओ, क्या बोल रहे थे इसको? यहां लिख देते हैं, एक सेकेंड। इसको हम क्या बोल रहे थे हिंदी में? लंब। बात क्लियर? चले आगे। तो अब यहां से पी वाई क्यूब क्या बनने वाला है? अब कंसेप्ट समझने वाला अच्छे से, सुनो ध्यान से। इस रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज है, दो मेन जो है वो दो ही है, और है ही भी दो भी है ना। दो ही नियम है। कौन कौन से नियम है? सुनना ध्यान से। ये दोनों एंगल कैसे थे? सेम थे। तो पहला जो लॉ है वो ये बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला नियम क्या बताता है? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब हिंदी में बात करें तो आपतित, इसको कौन सा कोण बोलना है? यह है आपतित कोण, यह है परावर्तित कोण। तो हिंदी में बात करें तो क्या होगा? ये आपतित कोण हमेशा बराबर होता है किसके? परावर्तित कोण के। ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में ये बताता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल लाइन है, ये ऑलवेज क्या होंगे? हमेशा एक ही प्लेन के ऊपर होंगे। एक ही प्लेन का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसे समझो इस चीज को ध्यान से। ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर इंसिडेंट रे को, आने वाली किरण को, है ना, प्रकाश की आने वाली किरण को। दूसरा, ये कौन सी होगी बताओ? लंब, नॉर्मल लाइन। और ये वाली कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड। ये देखो एक ही बोर्ड के ऊपर आ गई तीनों। ऐसे बना लेते हैं, एक ही बोर्ड के ऊपर हम इजीली क्या कर सकते हैं? इसको शो कर सकते हैं। टेबल होता तो उसको मैं ऐसे रख देता इसको। तो एक ही लाइन, एक ही प्लेन के ऊपर क्या आ गई? तीनों आ गई, पॉसिबल है। हिंदी वाले क्या बोलते हैं प्लेन को? तल। एक ही तल के ऊपर तीनों आ सकती हैं, पॉसिबल है? यस है। ऐसे रखा तो भी इसी एक सिंगल के ऊपर ही आ गई थी। तो सेकंड लॉ ये बताता है बच्चों, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ये सभी की सभी, ये तीनों की तीनों कहां लाई करेगी बच्चों? इस ऑलवेज लाइज ऑन सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों जो होंगी बच्चों, हमेशा एक ही प्लेन के ऊपर होंगी, एक ही तल के ऊपर होंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी कल जो हम पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर हो गया, उसके बाद स्फेरिकल मिरर की भी कुछ बातें होंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप पढ़ते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे, धीरे धीरे सफलता की ओर भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू।